नमस्कार दोस्तों, मैं आर मैक्सवेल आपका स्वागत करता हूँ मैक्सवेल स्टडी जोन में। और आज हम जानेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि प्लासी के युद्ध ने ही जो है भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दी थी। इस युद्ध ने एक चीज़ साबित कर दिया था कि जो लड़ाई होती है वो कभी भी हथियारों और ताकत के दम पे नहीं जीती जाती। लड़ाई अगर जीती जाती है तो वो रणनीति और कुशल नेतृत्व के दम पे जीती जाती है, और साथ ही साथ कूटनीति का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ ऐसे ही प्लासी की लड़ाई में भी हुआ था। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लासी की लड़ाई कहाँ हुई थी, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, ये कब हुई और उसके बाद इसके परिणाम क्या हुए, और फिर प्लासी की लड़ाई यानी प्लासी की युद्ध ने कैसे बक्सर के युद्ध के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्लासी की जो लड़ाई थी वो बंगाल में हुई थी। प्लासी जो है वो बंगाल में स्थित एक जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ों और उस वक्त जो है बंगाल के नवाब के बीच में युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बंगाल में ही क्यों जो है युद्ध हुआ और बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों था। क्योंकि उस समय के उस वक्त में बंगाल इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि भारत में जितने भी बड़े बैंकर्स, जितने भी बड़े व्यापारी थे वो सारे के सारे बंगाल में थे। और भारत में सबसे प्रॉस्पेरियस, सबसे संपन्न बंदरगाह भी बंगाल में ही थे। कलकत्ता, चटगांव, ये काफ़ी चंदनागौर, और सबसे ज़्यादा जो अगर हम कहें उपजाऊ ज़मीन तो वो भी बंगाल में ही थी। बंगाल में कपास की खेती होती थी जो कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नील की खेती होती थी, शोरा की खेती होती थी। बाद में वहाँ शुगर केन की भी खेती होने लगी, यानी गन्ने की खेती होने लगी। तो इसलिए बंगाल जो है वो कच्चे माल के उत्पादन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी, सबसे महत्वपूर्ण जगह थी। और इसीलिए बंगाल जो है अंग्रेज़ों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया। तो इतना प्रॉस्पेरियस होने के कारण बंगाल में जो है उन्होंने यानी अंग्रेज़ों ने अपना एक जो है फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि हमने पहले ही लेक्चर्स में ऑलरेडी हम जान चुके हैं। कलकत्ता में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की जिसका नाम उन्होंने फोर्ट विलियम रखा था। तो इस फोर्ट विलियम में जो है 18वीं शताब्दी में यानी 1700 जो है 1756 के आसपास जो है क्लाइव नाम का एक पहले क्लर्क था, लेकिन धीरे धीरे प्रमोट होते होते ये गवर्नर बन गया। तो क्लाइव जो है हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कैनाटिक्स वॉर में भी कि जो क्लाइव था उसने डुप्ले से बहुत कुछ सीखा था। और 1756 वो समय था, ध्यान रखिएगा, 1756 वो समय था भारतीय इतिहास में जब ऑलरेडी जो सेकंड कर्नाटिक वॉर थी वो एंड हो चुका था और डुप्ले भारत से जा चुका था, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था और जिसने कूटनीति, बहुत सफल कूटनीति भारत में इस्तेमाल की थी। तो डुप्ले जा चुका था, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज गवर्नर क्लाइव था जिसने डुप्ले की ही नीतियों को, जो नीतियाँ डुप्ले ने कर्नाटिक प्लेस पर इस्टेब्लिश की थी, वहाँ पे डाली थी, वही उसने नीतियों को बंगाल में अप्लाई किया उसने। और जब उसने अप्लाई किया तो उसे इसमें काफ़ी सफलता भी हाथ हुई। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बंगाल है और बंगाल के अगर हम वेस्ट में देखें तो अवध स्टेट पड़ता है, यहाँ मराठा स्टेट था। और जो है पूरा बंगाल जो आज हमें दिखता है वो उससे कम से कम 3 से 4 गुना उस वक्त बंगाल बड़ा था, क्योंकि बंगाल में बिहार भी था, उड़ीसा भी था और अवध के भी कई प्लेसेस थे, अवध के भी कई भाग थे, यानी उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भाग बंगाल में आते थे। जो है उत्तर प्रदेश का जो आपका पूर्वी इलाका होता था वो भी बंगाल में ऐड था। इवन आपको ये जान के बेहद आश्चर्य हुआ कि वाराणसी तक बंगाल जाता था। तो बंगाल जो है अवध से अराकान तक था, यानी कि एक तरह से बंगाल की जो सीमाएं थी वो म्यांमार तक जाती थी। यानी भारत का सबसे बड़ा फर्टाइल जो है लैंड था, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी और जनसंख्या में भी बहुत ज़्यादा था और साथ ही साथ जो है क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पर सबसे पहले कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपना फोर्ट यानी किला बनाया और कलकत्ता से थोड़ा सा ऊपर चंदनागौर में फ्रांसीसियों ने अपना जो है किला बनाया। तो अब हम आते हैं बंगाल के उस समय की पृष्ठभूमि पर, यानी उस वक्त शासन व्यवस्था क्या थी और शासक कौन थे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल जो है वो मुगल जो है साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन जो है 1740 के आसपास, 1740 नहीं, आप ये मान लीजिए कि 1707 के आसपास जो है वहाँ पर एक नवाब आए, मुर्शीद कुली खान।
और मुर्शीद कुली खान जब बंगाल गए तो पहले तो वो जो है मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत कार्य करने लगे, फिर बाद में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। लेकिन फिर भी बंगाल में जो सिक्के चलते थे और जो फरमान चलता था, ये दोनों ही मुग़ल बादशाह का ही होता था। सिर्फ एक शासन व्यवस्था जो चलाते थे वो नवाब चलाते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाबों की ही होती थी। कभी कभी वो जो है नजराने वगैरह, और कभी अगर मुग़लों को कोई सेना की आवश्यकता पड़ती थी तो वो हेल्प कर दिया करते थे। तो बंगाल की जो स्थापना थी वो मुर्शीद कुली खान ने की थी। मुर्शीद कुली खान जब तक रहे तब तक काफ़ी अच्छा व्यवस्था चला। मुर्शीद कुली खान के बाद वहाँ पर नवाब अली वर्दी खान आया। अली वर्दी खान जो है 1740 से 1756 तक रहा। लेकिन जब तक अली वर्दी खान था बंगाल में, उसने अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसियों दोनों की जो पावर थी उनको संतुलित रखा। उसने इनको जो है कोई विशेष बिजनेस नहीं करने दिया। हालांकि 1717 में 1770 में फ़र्रुखसियर का एक फरमान जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है दस्तक जो है अंग्रेज़ों को प्रोवाइड की गई थी। उसके अंतर्गत वो 3000 रुपये सालाना देने के बाद उन्हें पूरे भारत में जो है मुक्त व्यापार करने की छूट थी। उसका काफ़ी जो है फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। खैर, नवाब अली वर्दी खान तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन नवाब अली वर्दी खान के जाने के बाद उनका कोई पुत्र नहीं था, उनकी बेटियां थीं। तो इसलिए उनकी बेटी का बेटा यानी सिराजुद्दौला जो है गद्दी पे बैठा। और सिराजुद्दौला एक बहुत यंग लड़का था, 22-24 साल का था। उसे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं था, और वो बड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का था। जिसके कारण उसने क्या किया कि दरबार में, अपने कोर्ट में उसने कई लोगों को नाराज़ कर दिया। जैसे उसकी चाची और मौसी दोनों थीं, घसीटी बेगम, उनको उसने काफ़ी नाराज़ किया। उसने अपने आर्मी जनरल को काफ़ी नाराज़ कर दिया। आर्मी जनरल से उसकी बनती नहीं थी, और उसका आर्मी जनरल था मीर जाफ़र। और यहाँ पर क्या हुआ कि दरबार में दो धड़े हो गए। एक धड़ा सिराजुद्दौला का था, जो तत्कालिक नवाब था, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। कहते थे कि वो इतना ज़्यादा क्रूर था कि वो कभी कभी लोगों को सिर्फ इसलिए तड़पाता था कि वो देखना चाहता था कि दर्द में इंसान कैसा दिखता है। उसके बाद जो है दूसरा धड़ा था मीर जाफ़र का। वो काफ़ी एज में था, उसकी 55-56 साल एज थी मीर जाफ़र की। आर्मी जनरल था, सेनापति था, अमीर बख्शी था उसका, और एक योग्य आदमी था। लेकिन वो उसने ये देखा कि उसकी योग्यता को किसी ने पहचाना नहीं है। तो मीर जाफ़र ने क्या किया कि उसने बंगाल के जो भी अमीर लोग थे उनका समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, उनका नाम ध्यान रखिएगा जिन्होंने मीर जाफ़र का समर्थन किया था। उसमें ओमीचंद थे, सेठ वल्लभ था, राय दुर्लभ थी और घसीटी बेगम। ये जो 4 लोग थे उन्होंने मीर जाफ़र का पूरी तरह से सहयोग किया था, और ये मीर जाफ़र का समर्थन करते थे। सिराजुद्दौला ने देखा कि उससे एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन व्यवस्था से नहीं चल रहा है, तो उसने जो है एक अपनी कश्मीरी पंडित को, उसने जो है मोहनलाल जो कश्मीरी पंडित था उसको उसने जो है प्रधानमंत्री बनाया, जिससे काफ़ी नाराज़गी जो है मीर जाफ़र के खेमे में आ गई। तो ये सारी चीज़ें, यानी ये जो तनातनी थी दरबार की, इसे यहाँ कलकत्ता में बैठा हुआ जो है क्लाइव बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। तो क्लाइव ने ये देखा कि जो है इस व्यवस्था का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफ़र का समर्थन कर दिया। और जब मीर जाफ़र का उसने समर्थन किया तो मीर जाफ़र का ही जो है एक आप समझ सकते हैं समर्थक जो था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा बैंकर था, सेठ वल्लभ, उसका जो बेटा था कृष्णदास, वो भाग करके जो है अंग्रेज़ों की शरण में आ गया और अंग्रेज़ों ने उसको शरण दे दी। इस चीज़ से जो है सिराजुद्दौला काफ़ी नाराज़ हुआ। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अंग्रेज़ों ने अपनी किलेबंदी स्टार्ट कर दी। क्योंकि आपको मैंने पहले इलेक्शन में, इससे पहले वाले इलेक्शन में ऑलरेडी बता दिया है कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है वो एंड हो चुका था, और सप्तवर्षीय यानी 7 ईयर्स वॉर स्टार्ट हो चुकी थी इंग्लैंड में और फ्रांस के बीच में। तो क्लाइव ये बात जानता था कि हम कलकत्ता में और हमारे ऊपर 4 नागौर है जहाँ पे फ्रांसीसी हैं, कभी भी हम दोनों में युद्ध छिड़ सकता है, इसलिए अपनी जो है किलेबंदी मजबूत करके रखनी पड़ेगी। उसने क्या किया कि अपनी किलेबंदी उसने मजबूत करनी शुरू कर दी। उसने चारों तरफ उसने जो है गड्ढे बनवाने, किले के चारों तरफ जो है उसने खाइयाँ बनवानी शुरू कर दी, जो कि सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया। सिराजुद्दौला को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि चंद नागौर में जो फ्रांसीसी बैठे हुए थे वो लगातार उसके कान में ये बात डालते रहते थे कि देखिए ये किलेबंदी कर रहा है, ऐसा ना हो कि अभी किलेबंदी करने के बाद आपके ऊपर हमला कर दे।
तो इससे गुस्सा करके जो है सिराजुद्दौला ने पूरी की पूरी फौज लेकर के वो जो है कलकत्ते पर धावा बोल दिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ते का नाम अलीनगर रखा था, इसलिए ध्यान रखिएगा, उस बहुत कम लोगों को पता है। जब उसने कलकत्ते पे हमला किया तो अंग्रेज़ों के पास ज़्यादा टुकड़ी थी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर उनके पास टुकड़ी जो है मद्रास में थी। वो बुरी तरह से हार गए और वहाँ से वो वहाँ पे फुल्का नामक द्वीप पर जा कर के उन्होंने शरण ली। लेकिन यहाँ पर समस्या ये हुई कि मीर जाफ़र ने माफ़ करिएगा, सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की जो जो वहाँ पे जिन अंग्रेज़ों को उसने बंधक बनाया था, उसमें 146 लोगों को 14x18 के कमरे में ठूस ठूस के भर डाला। मैंने जैसा बताया था आपको कि सिराजुद्दौला एक बहुत ही क्रूर जो है शासक था, और उसने उनको जो है कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में बंद करके जैसे कि बाहर सिर्फ एक जो है दरबान रख दिया उसने, और वो सो गया। अब किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर के नवाब को जगाए और उनको बताए कि ये जो 146 लोग जो कमरे में बंद पड़े हैं उनमें वो मर जाएंगे घुट करके। और आखिर में क्या हुआ कि 146 लोगों में जो है सबसे ज़्यादा लोग मर गए, अधिक से अधिक लोग मर गए, और सिर्फ जे.जेड. हॉलवेल बचा। जे.जेड. हॉलवेल बाद में जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना। इसका काफ़ी महिमा मंडन भी हुआ वहाँ पे जो है इंग्लैंड में, जब ये बच करके इंग्लैंड गया था, और इसने काफ़ी किताबें लिखी, और इसने बहुत बढ़ा चढ़ा करके जो है ब्लैक होल की घटना को जो है इसने दिखाया। तो इस घटना को ब्लैक होल इंसिडेंट कहते हैं। और ये जो घटना हुई थी वो जो है 22 जून 1756 को हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस घटना ने इंग्लैंड में भारतीयों की जो छवि थी उसको ख़राब कर दिया। यानी जो इंग्लैंड की जो जनता थी वो काफ़ी नाराज़ हो गई। उसको ऐसा लगा कि जैसे भारत के जो शासक हैं वो बेहद क्रूर हैं, और जो है अगर हम इनके ऊपर हमला करें, हम इनसे लड़ें, या हम इनसे किसी भी तरीके का जो है आप कह सकते हैं इनके ऊपर अत्याचार करें, तो वो जायज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का फ़ायदा क्लाइव ने लिया था। तो जब ये ब्लैक होल की घटना घटी और क्लाइव को पता चला, तो क्लाइव जो है मद्रास से एक सेना की बड़ी टुकड़ी लेकर के वो कलकत्ता पे गया, और कलकत्ता पे बैठ गया, और सबसे पहले उसने कलकत्ता किले को दोबारा से जो है हथिया लिया। और उसके बाद एक बड़ी सेना की टुकड़ी ले आकर उसने चंद्रगढ़ नागौर पर हमला कर दिया। यानी कि जहाँ पर फ्रांसीसी छुपे हुए थे, माफ करिएगा, जहाँ फ्रांसीसियों की जो है फैक्ट्री थी, वैसे वो वहाँ पे छुपे ही थे, क्योंकि फ्रांसीसियों को पता था कि 7 ईयर्स वॉर है और यहाँ पर उनकी जो है क्वांटिटी कम है। तो और उन्होंने ऑलरेडी एक जो है चिट्ठी लिख रखी थी पेरिस में कि उनको एक सेना की बड़ी टुकड़ी की जो है ज़रूरत है। उसने क्या किया कि पूरी तरह से चंदनागौर को ध्वस्त कर दिया। इतनी ज़्यादा बारूदों की बमबारी करी उसने कि पूरा का पूरा चंदनागौर का जो पोर्ट था, जो उसके बाद बंदरगाह था, वो तबाह हो गया। और फ्रांसीसियों का बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसने पतन कर दिया। कुछ भी अगर कोई बची हुई चुनौती थी तो वो भी उसने फ्रांसीसियों की ख़त्म कर दी। उसके बाद जो है वो जो है आगे की तरफ बढ़ा। तो नवाब की राजधानी जो थी बंगाल की, वो मुर्शिदाबाद थी। नवाब भी मुर्शिदाबाद, अब नवाब को लग गया था कि अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, यानी अब लड़ाई होनी ही होनी है। तो सिराजुद्दौला ने भी क्या किया कि उसने भी अपनी सेना इकट्ठी की, और वो भी जो है दक्षिण की तरफ आने लगा। लेकिन यहाँ पर क्या था कि क्लाइव ने मीर जाफ़र से कांटेक्ट किया। मीर जाफ़र को उसने प्रलोभन दिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इस इंसान से दिक्कत है और हमें भी दिक्कत है, तो एक काम करना, हम तुम्हें जो है यहाँ का नवाब बना देंगे, हम तुम्हें पूरी सैनिक सहायता प्रदान करेंगे, बदले में तुम हमें मुक्त व्यापार दोगे, और जो है और भी कई शर्तें उन्होंने रखी, जो बाद में जो है मीर जाफ़र को माननी पड़ी। और तब जा कर के जो है 23 जून 1757, ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ये प्लासी का जो युद्ध था वो प्लासी नामक जगह पे हुआ था। प्लासी जिसको कहते हैं, उसको इंग्लिश में प्लासी उन्होंने अपभ्रंश बना दिया था, लेकिन उस जगह का जो नाम है वो पिलासी है। तो पिलासी वाली जगह पे जो है बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों का जो गवर्नर था क्लाइव, इनके बीच में युद्ध हुआ। बहुत भीषण युद्ध नहीं हुआ, कोई भी जान नहीं गई। फाइलों में ये ईस्ट इंडिया की जो फाइलें हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें फाइलों में बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 29 लोग और नवाब के जो है 500 लोग मारे गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मीर जाफ़र जो मुख्य सेनापति था वो ऑलरेडी एक तरफ खड़ा था, बगल में जो है इनकी टुकड़ी थी,
जो है बंगाल के नवाब की, और सामने क्लाइव था। नवाब ने जो है आदेश दिया लड़ने का, लेकिन कोई भी लड़ने के लिए नहीं गया। अंत में जो है नवाब जब समझ गया कि उसका जो सेनापति है वो पहले से ही अंग्रेज़ों से मिला हुआ है, तो वो वहाँ से भागा और नवाब को बंदी बना लिया गया। नवाब का कत्ल जो है सेना के सामने नहीं किया गया, इसलिए नहीं किया गया कि हो सकता है सेना में से कोई विद्रोह कर दे। बाद में उसका कत्ल कर दिया गया। और सच्चाई यही है कि इस लड़ाई में कोई खून नहीं बहा था। हालांकि जो है युद्ध क्षति लेने के लिए क्लाइव ने ये दिखाया था कि यहाँ पर लोगों की जान गई और यहाँ पे युद्ध हुआ है। और क्लाइव ने युद्ध क्षति, जिसको कहते हैं वॉर कंडेम्निटी, युद्ध क्षति उसने 1,77,00,000 और उसके बाद कुछ गिफ्ट्स भी लिए, जिनका वेटेज कुल मिलाकर के 2,20,00,000 उसने मीर जाफ़र से रकम ली। यानी उसने ये दिखाया जो है कंपनी को कि यहाँ पर हमने लड़ाई लड़ी है, उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, और इसका जो है उसने युद्ध क्षति ली। लेकिन सच्चाई ये है कि उसने इंग्लैंड में इसकी सूचना ही नहीं दी थी क्लाइव ने, और यहाँ पर मीर जाफ़र को डरा करके धमका करके उससे युद्ध क्षति ले ली गई। और यही युद्ध क्षति जो 2,20,00,000 की क्षति थी, यही बाद में जब क्लाइव इंग्लैंड जाता है और वहाँ की पार्लियामेंट में उसके सामने ये सवाल किया जाता है, और क्लाइव जब फंस जाता है तो यही अंत में क्लाइव की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्योंकि यहाँ पर क्लाइव ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया था। उसने पैसे तो मीर जाफ़र से भी लिया, लेकिन ब्रिटिश जो वहाँ की बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, उनको इस चीज़ का इत्तला उसने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं थी। खैर, यहाँ पे उसने क्या किया कि 2,20,00,000 रुपए उस वॉर कंडेम्निटी यानी युद्ध क्षति लिया, और भी कई उपहार लिए, और शर्त रखी मीर जाफ़र के पास सामने कि ठीक है, आप बंगाल के नवाब बन चुके हैं, लेकिन आपको सारे फरमान, सारी इंफॉर्मेशंस हमसे शेयर करनी पड़ेंगी, और हमारे हिसाब से आपको चलाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर क्लाइव ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला। बंगाल की का जो साउथ एरिया है, जिसको 24 परगना कहते हैं, उसकी जमींदारी ले ली, और इसकी भी इंफॉर्मेशन क्लाइव ने नहीं दी, ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी और ना ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी। यही दोनों चीज़ें क्लाइव के लिए सबसे खतरनाक हुई, और इतना कुशल नेतृत्व वाला व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसने बहुत ही कम उम्र में आत्महत्या कर ली। खैर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम गवर्नर जनरल्स के लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। फिलहाल हम जो है प्लासी की लड़ाई में आते हैं। तो मीर जाफ़र अब नवाब बन चुका है, सिराजुद्दौला को मारा जा चुका है। मीर जाफ़र जब नवाब बना तो नवाब बनने की चाहत तो उसकी ख़त्म हो गई नवाब बनते ही, लेकिन उसके बाद उसने ये देखा कि उसको शासन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि एक तरफ जो अंग्रेज हैं वो 0% टैक्स पर जो है व्यापार कर रहे हैं, और एक तरफ भारतीय व्यापारियों को 40% टैक्स देना पड़ रहा है। इससे मीर जाफ़र से वो सारे बैंकर्स, वो सारे व्यापारी नाराज़ हो गए जो पहले उसका समर्थन करते थे सिराजुद्दौला के खिलाफ। और अंत में यही हुआ, जब मीर जाफ़र ने खुद को अकेला पाया तो उसने डचों से हेल्प ली, और डच जब उसके हेल्प करने के लिए आए तो अंग्रेज़ों ने डचों को भी हरा दिया। और उन्होंने ये देखा कि मीर जाफ़र तो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि मीर जाफ़र को अपदस्थ करके मीर कासिम को जो है वहाँ का नवाब बना दिया। तो मीर जाफ़र के बाद जो है मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर कासिम एक बहुत योग्य इंसान था, बहुत समझदार था, उसको चीज़ें पता थी। वो देख चुका था कि मीर जाफ़र का हश्र क्या हुआ। तो उसने क्या किया कि उसने आते ही वो इस चीज़ को समझा, और उसने क्या किया कि सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से ट्रांसफ़र करके मुंगेर कर ली। क्योंकि समस्या ये होती थी कि नवाब खाना खा रहा है, तब तक जो है क्लाइव के आदमी आते हैं और कहते हैं काम करिए आप, ये फरमान है, इस पर दस्तखत कर दीजिए, ये इन पर मुहर लगा दीजिए। अब नवाब इस तरह से जब इंटरफेयर होने लगा नवाब की डेली लाइफ में, तो नवाब ने क्या किया कि अपनी राजधानी बदली, और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर से जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया। और मुंगेर ले आने से उसको एक फ़ायदा हुआ कि वो अवध के काफ़ी करीब हो गया, और जब वो अवध के करीब हो गया तो उसने अवध से जो है पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, जिससे उसको ये फ़ायदा मिला कि उसको जो है अवध से उम्मीद दिखी, अवध के नवाब से उसको उम्मीद दिखी कि मुझे इनके खिलाफ जो है ये सैनिक सहायता दे सकते हैं। तो पहला काम तो उसने ये किया। दूसरा काम उसने सबसे इम्पोर्टेंट किया कि उसने भारतीय व्यापारी जो 40% टैक्स देते थे उनको भी 0% टैक्स पर जो है व्यापार करने की छूट दे दी। अब क्या था कि जब 0% टैक्स भारतीय भी दे रहे हैं और 0% टैक्स अंग्रेज भी दे रहे हैं, तो उनके बीच में एक खुली प्रतिस्पर्धा होनी शुरू हो गई, जो चीज़ अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई।
और 1763 में अंग्रेज़ों ने इस बेचारे को भी यानी मीर कासिम को भी अपदस्थ कर दिया, इसे भी गद्दी से उतार दिया। इससे ये बड़ा नाराज़ हुआ और ये पहुंच गया अवध। और यहाँ पर पृष्ठभूमि शुरू होती है बक्सर की लड़ाई की। तो जब ये जो मीर कासिम था ये जो है अवध जाता है, तो अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला वो थे। और ऑलरेडी वहाँ पर अवध में जो है शाह आलम जो एक मुग़ल जो है एम्परर था, एक जो है मुग़ल बादशाह था, वो भी पहले से ही वहाँ पर शरण लिया हुआ था, क्योंकि इसका खुद का भी राज्य खतरे में था। वहाँ पर इसे काफ़ी चुनौतियाँ मिली थी, जिसके कारण ये जो है सहायता के लिए अवध के नवाब के पास आया था। तो यहाँ पे क्या था कि ना तो मीर कासिम के पास बड़ी सेना थी और ना ही शाह आलम के पास बड़ी सेना थी, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सेना थी वो शुजाउद्दौला के पास थी, क्योंकि शुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब था। 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उसमें शुजाउद्दौला ने जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली भी एक जो है सिया शासक था और ये भी शिया था। तो इसलिए वो लड़ाई 1761 की पानीपत की लड़ाई जब इसने जीत ली, तो इसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा माना जाता था कि मराठों को हराना असंभव है, क्योंकि मराठों ने मेरे ख्याल से 40-50 साल तक कोई लड़ाई हारी ही नहीं थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले कोई लड़ाई नहीं हारी थी। ऐसा माना जाता था कि मराठी जो है सबसे ख़तरनाक है और उनको हरा पाना नामुमकिन है। लेकिन चूँकि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था और उसमें जो है शुजाउद्दौला भी उसका साथ दिया था, तो शुजाउद्दौला का जो मनोबल था वो बहुत ऊपर था। तो ये दोनों जो है मीर कासिम और शाह आलम, ये दोनों ही शुजाउद्दौला से हेल्प लेते हैं और शुजाउद्दौला इनको जो है सहायता करने के लिए राज़ी हो जाता है। तो अब इन तीनों की एक मिक्स टुकड़ी बनती है और ये टुकड़ी जो है बलिया के पास, यानी कुछ ये बंगाल और यूपी, आप माफ़ करिएगा, अभी वर्तमान में तो बिहार और यूपी का जो बॉर्डर है वहाँ पे बक्सर जो है क्षेत्र पड़ता है, मैदानी इलाका है, सपाट है। ये बलिया से शायद 150 से 250 किलोमीटर दूर पड़ता है, थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की तरफ पड़ता है, दक्षिण पूर्व की तरफ पड़ता है। तो बक्सर के क्षेत्र में जो है ब्रिटिशर्स और जो शुजाउद्दौला अवध का नवाब था मीर कासिम और जो है शाह आलम, इन तीनों की टुकड़ियों की मुठभेड़ होती है। और ये लड़ाई स्टार्ट होती है जून, माफ करिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को, जिसको बक्सर का युद्ध कहा गया। अब इस युद्ध के परिणाम बड़े भयानक होते हैं। सबसे पहली बात तो जो है शुजाउद्दौला के पास एक बहुत बड़ी सेना होती है, करीबन 40,000 की टुकड़ी होती है और अंग्रेज़ों के पास सिर्फ 7,000 की टुकड़ी होती है। और आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस वक्त अंग्रेज़ों की टुकड़ी का जो नेतृत्व था, जो लीडरशिप था, वो हेक्टर मुनरो के अंतर्गत था। और हेक्टर मुनरो प्लानिंग में बहुत एक्सपर्ट था। वो जो प्लान करता था वो काफ़ी अच्छी प्लानिंग करता था और उसी की प्लानिंग से के अंतर्गत जो है वो ये लड़ाई जीत गया, नहीं बक्सर की लड़ाई जीत गया। अब बक्सर की लड़ाई जीतने का कई कारण थे। इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो कंपनी की सेना होती थी वो बड़ी अनुशासित होती थी। उनके पास बहुत प्रशिक्षित जो है एक टुकड़ी होती थी, जिनको वो सुबह शाम परेड कराया करते थे। बहुत अनुशासित उनके सैनिक होते थे। उनको पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाती थी, जिससे कि उनकी निष्ठा और आस्था जो है कंपनी से बनी रहे। और साथ ही साथ उनके पास अच्छे वेपन्स थे। मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो अंग्रेज़ों की जो तलवार होती थी वो काफ़ी लंबी होती थी, जिससे कि वो अगर घोड़े पर सवार होकर के सामने से भी अगर वार करेंगे तो काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन भारतीय टुकड़ियों में जो सैनिक हुआ करते थे उनकी तलवार इतनी व्यवस्थित नहीं होती थी। फिर दूसरी थी, उस वक्त रबड़ की खोज हो चुकी थी, तो जो उनके पास तोपें थीं अंग्रेज़ों के पास, वो उनकी तोपें काफ़ी हल्की होती थी और उनके पहियों पे रबड़ लगा रहता था, जिसकी वजह से उनको ले आना और ले जाना काफ़ी आसान होता था। तो इन्हीं सब तकनीकी फ़ायदे लेते हुए अंग्रेज़ों ने भारतीय जो, माफ़ करिएगा भारतीय तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अवध के नवाब को बहुत बुरी तरह से हराया बक्सर के युद्ध में। और अंत में ये हुआ कि हेक्टर मुनरो ने जब इनको हराया तो उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि 7,000 सैनिकों के साथ वो इतनी बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। और उसके बाद फिर क्लाइव को दोबारा बुलाया जाता है इंग्लैंड से, ताकि क्लाइव आए और समझौता कराए कि किस तरह से डिप्लोमेसी जो है हैंडल की जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली थी। यहाँ पर क्या हुआ कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम,
इन तीनों को जो है बंदी बना लिया जाता है, जिसमें जो मीर कासिम था वो भाग जाता है। एक्चुअली ये भागा भागा नहीं होता है, इसको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, क्योंकि इसको अगर मारा जाता तो विद्रोह जो है बंगाल में हो सकता था, क्योंकि बंगाल के नवाब को मार डाला गया, तो इसे जो है अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। शुजाउद्दौला को उसका राज वापस करा दिया जाता है, लेकिन उससे जो है एक ट्रिटी पे साइन कराया जाता है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ट्रिटी। यानी जब भी, बहुत ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी भी मराठे ही थे। उनको पता था कि हिंदुस्तान में अगर उनको कोई हरा सकता है और हिंदुस्तान में अगर उनको कोई चुनौती दे सकता है, उनका रातों रात सफाया कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मराठे थे। तो इसलिए अवध जो था वो मराठों का एक प्रतिद्वंदी राज्य था, क्योंकि ऑलरेडी जो है पानीपत की लड़ाई में अवध जीत चुका था। तो उन्होंने क्या किया कि अवध को एक बफर स्टेट, इसको कहते हैं ना बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया। वो जानते थे कि ये हम बंगाल में हैं, मराठी यहाँ से कभी भी हम पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है वो जंगल वाला है। छोटा नागपुर का इलाका जो आप देखेंगे, यहाँ पर क्या था, काफ़ी घने जंगल होते थे, काफ़ी बीहड़ इलाका होता था। तो मराठी कभी इस रास्ते से नहीं आते, अगर वो रास्ते से आते तो रीवा होते हुए इलाहाबाद के रास्ते से आते, या झांसी और कानपुर होते हुए आते। तो इसलिए जो है उन्होंने क्या किया कि इसको जो है यहाँ पर उन्होंने एक बफर स्टेट बना दिया, ताकि जो है पहले वो अवध से लड़ेंगे और उसके बाद बंगाल तक आएंगे, तब तक वो बंगाल में तैयारियां अपनी बना के रख लेंगे। तो अवध के नवाब को उन्होंने इस ट्रीटी पे साइन करवाया कि जब भी मराठों से हमारा हमला होगा, हमारी लड़ाई होगी, आप हमारा साथ दोगे। ऑफेंसिव और डिफेंसिव ट्रीटी होगी। उसके बाद जो है उससे वॉर कंडेमनिटी ली जाती है, यानी युद्ध क्षति ली जाती है। 40 लाख रुपए उससे लिए जाते हैं युद्ध क्षति के रूप में। और फिर उससे कहा जाता है कि आप इलाहाबाद और कारा का जो किला है वो हमें दोगे। तीन जो है एविडेंसेस पे उससे सिग्नेचर करा करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो शुजाउद्दौला को उसका राज्य वापस दे दिया जाता है। अब आती है शाह आलम की बारी। शाह आलम को 26 लाख पर एनम, यानी जो है सालाना जो है पेंशन दे करके वो इलाहाबाद के किले में इस्टेब्लिश कर देते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि शाह आलम को 26 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपको ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि उस वक्त बंगाल हो, निज़ाम हो, या फिर दिल्ली हो, या राजपूताना स्टेट्स हो, यहाँ पर ये माना जाता था कि ये सब के सब जो है वो ये छोटे राज्य हैं, लेकिन ये सारे के सारे अंतर्गत किसके हैं? मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हैं। यानी मुगलिया सिक्के पूरे हिंदुस्तान में चलते थे। तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान था कि वो शाह आलम से किसी भी फरमान पर दस्तखत करवा लेते और उसे पूरे हिंदुस्तान में बांट देते, और वो कहते कि हमने जो है मुगल साम्राज्य से, मुगल शासक से ये फरमान ले लिया है और हमें यहाँ पर मुक्त व्यापार की छूट है। और इस पर जो है वो जो है प्रेशर दे करके, आप कह सकते हैं दबाव डाल करके, वहाँ पर अपनी बात जो है मनवा सकते थे। इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट था शाह आलम। इसलिए उन्होंने शाह आलम को कैद कर लिया इलाहाबाद के किले में, और वहाँ पर उसी किले में रखा गया। तो इनके बीच में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 में हुई थी, ये याद रखिएगा। और इसी संधि के बाद बंगाल हमेशा हमेशा के लिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की गिरफ्त में आ जाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली जो है क्लाइव ने स्टार्ट की थी, किस तरह से बंगाल में फेमनाइन आया यानी अकाल आया, और वहाँ की स्थिति किस तरह से जो है कह सकते हैं जर्जर आ गई, बिल्कुल ध्वस्त हो गई। बक्सर और प्लासी की लड़ाई ने हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा के लिए जो है उस समय के लिए, उस सदी के लिए जो है आर्थिक स्थिति से कमज़ोर कर दिया। उसका नुकसान भारत को, एवं बंगाल को आने वाले 100-200 सालों तक पड़ा। उनकी गलत नीतियाँ, अंग्रेज़ों की गलत नीतियाँ बंगाल को अंधकार में डाल दिए। खैर, इस तरह से ये लेक्चर हम डायन करते हैं, क्योंकि आप प्लासी की लड़ाई को भी अच्छी तरह समझ चुके हैं और बक्सर की लड़ाई को भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ नाइस डे।